हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी। मैं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम उसको रिफॉर्म किया गया है एक तरीके से, ये आप ये समझ सकते हैं। उसमें कुछ नई चीज़ें लाई गई हैं, उसको मतलब कि आज के हिसाब से जो इस समय ज़रूरत है उसके हिसाब से डेवलप किया गया है। ठीक है, कुछ उसमें मॉडिफाई किया गया है। इस पॉलिसी में ये चीज़ है शिक्षा के बारे में। तो इसको हम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको पॉलिटेक्निक, अगर आप सिविल ब्रांच से हैं तो आपके लिए लेक्चर चल रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और सेमेस्टर एग्जाम के लिए। थ्योरी लेक्चर भी है, ऑब्जेक्टिव लेक्चर भी है, तो आप उसको देख के अपनी एग्जाम तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, CTI करना चाहते हैं और AMIE कोर्स करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी दी जाती है। और आपके लिए नॉन टेक के भी कुछ सब्जेक्ट चल रहे हैं जिसको आप देख के अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। मेनली करंट अफेयर चल रहा है आपके लिए। जनवरी से लेके अभी तक के करंट अफेयर कवर किए जाएंगे, तो आप करंट अफेयर को देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। आइए इस वीडियो में बात करते हैं। हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति पे। हम आपको बता दें कि इस पॉलिसी की कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक भी हैं। ठीक है, तो हम पहले आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस पॉलिसी में है क्या। ठीक है, इस पॉलिसी में है क्या। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। एक वीडियो में बता पाना मुश्किल होगा। क्योंकि जो न्यू पॉलिसी है इसमें लगभग 350 पेज का न्यू एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो उसको कवर करने के लिए आपका एक वीडियो सफिशिएंट नहीं होगा। तो हम मेजर पॉइंट को कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे और जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट होगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और चीज़ों को जानेंगे कि अब जो तरीका होगा पढ़ाई का वो कैसे होगा। आइए देखते हैं। इससे पहले भी एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। 1968 में आई थी, 1986 में आई थी और 2020 में अब आ रही है। तो जो 1986 में आई थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था 1992 में। ठीक है, तो आपको अगर मेजर पॉइंट याद करना है तो आपको याद करना पड़ेगा 1968 में, 1986 में और 2020 में। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है। हम बीच बीच में क्वेश्चन भी आपसे पूछते रहेंगे, तो आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 1968 में अपने देश में कौन PM थे, आपको कमेंट करके बताना है कि 1968 में अपने देश के PM कौन थे। 1968 के टाइम में कौन अपने यहाँ के प्रधानमंत्री थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। एक चीज़ आपको और बता दें कि 1968 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन से आई थी। कोठारी कमीशन, ठीक है, कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन से आई थी। और इसमें और एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, इसमें GDP कितना लिया गया था, GDP का कितना इसमें एक्सपेंडिचर लिया गया था, तो उसकी बात करेंगे आगे हम। आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हम डिस्कस करेंगे। हम पहले डिस्कस करेंगे स्कूल सिस्टम के बारे में, उसके बाद बोर्ड के बारे में। स्कूल सिस्टम मतलब कि जो आप 9th 8th तक कैसे पढ़ेंगे, स्टार्ट से लेकर 8th तक कैसे आपकी पढ़ाई होगी स्कूलिंग में। उसके बाद बोर्ड की बात करेंगे, 10th और 12th। कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब कि हाई स्कूल जो बोर्ड है वो समाप्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होगा उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन कॉलेज के बारे में। उसके बाद MPhil हट गया है, उसके बारे में बात करेंगे। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में कैसे कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करें उसके बारे में बात करेंगे। टीचर रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, जो अध्यापकों की नियुक्ति होगी वो किस बेस पर होगी उसके बारे में बात करेंगे। बजट कितना पेश किया गया उसके बारे में बात करेंगे। किस लैंग्वेज में पढ़ाई होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन कब तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते चलिए। आइए बात करते हैं स्कूल सिस्टम के। इसमें क्या है, पहले क्या था 10+2 सिस्टम था, अब क्या है 5+3+3+4 फॉर्मेट हो गया है। अब आपको ये लग रहा होगा 10+2 को अगर ऐड कर दिए तो इसमें आता है 12, इसको ऐड करेंगे तो इसमें आ जाएगा 15। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे आपको मतलब कि 12 साल में पढ़ाई खत्म हो रहा है, यहाँ पे आपको 15 साल में पढ़ाई खत्म हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चीज़ों को देखिए, अच्छे से समझ जाएंगे क्या है। देखिए, अभी जो भी वीडियो देख रहे हैं, अभी तक जो भी आप पढ़ाई पढ़े होंगे सभी लोग 10+2 सिस्टम से ही पढ़ाई किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में 2-3 साल बाद जो स्टार्टिंग होगी पढ़ाई उसमें 5+3+3+4 फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। आइए बात करते हैं फाउंडेशन स्टेज। फर्स्ट स्टेज आएगा फाउंडेशन स्टेज। इसमें क्या है 5 ईयर। ये फर्स्ट का जो 5 है इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, फर्स्ट 5 की बात कर रहे हैं। इसमें इसको क्या बोलते हैं, फाउंडेशन स्टेज बोलेंगे। इसको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। कैसे कैसे, फर्स्ट में इसको 3 ईयर फॉर
प्री प्राइमरी स्कूल, इसको आप आंगनवाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। पहले 3 साल तक बच्चा आपका कहाँ पढ़ेगा? प्री प्राइमरी स्कूल में, जिसको आप आंगनवाड़ी भी बोलते हैं। उसके बाद वो पढ़ेगा क्लास 1 एंड क्लास 2, 5 साल यहाँ हो गया, ठीक है। और जो उसकी एज की बात हम करें, आगे हम एज का भी बात करेंगे। जो इस यहाँ पे एज, यहाँ देख लीजिए, एज जो होगा बच्चों का वो 3 to 8 ईयर तक चलेगा। कहाँ पे? फाउंडेशन स्टेज में रहेंगे वो 3 to 8 ईयर, ठीक है, 3 to 8 ईयर। देखिए कई चीज़ें यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, कुछ चीज़ें हम ऐसे बोल देंगे, उसको आप चीज़ों को समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि आप वीडियो रेगुलर देखिए, कंटिन्यू लास्ट तक देखते रहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अच्छे से समझ जाएंगे। आइए, फाउंडेशन स्टेज में क्या था? 3 ईयर एंड 2 ईयर। 3 ईयर में आपको था प्री प्राइमरी स्कूल आंगनवाड़ी, और 2 ईयर में था क्लास 1 एंड क्लास 2। नेक्स्ट है प्रिपरेटरी स्टेज 3 ईयर का। इसमें क्लास 3 to 5 तक क्लास चलेगा। क्लास 3 पढ़ेंगे आप, 4 पढ़ेंगे और 5 पढ़ेंगे। इसके बाद है मिडिल स्टेज, जो भी आपके बच्चे पढ़ेंगे वो अब क्या पढ़ेंगे? मिडिल स्टेज में जाएंगे, 3rd में। इसमें क्या है? 3 ईयर का होगा, 6 to 8, 6, 7, 8 यहाँ पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टेज, ये 4 ईयर का होगा, क्लास 9 to 12, सब्जेक्ट चॉइस बाय स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेजर चेंजेस हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जैसे भी कोई स्टूडेंट 9th क्लास में जाएंगे, अभी तक की थोड़ा सा बात कर लें। अभी तक क्या होता था कि 9th से आप जा रहे हैं, या तो आप साइंस लीजिए या फिर आप आर्ट लीजिए। अगर आप साइंस ले रहे हैं तो आप आर्ट के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, चीज़ों को समझिए अच्छे से। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप 9th में आप पहुँच रहे हैं तो आप मैथ के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। आपका मन है फिजिक्स नहीं पढ़ने, फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप यहाँ से सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं किसी भी तरीके से। कहने का मतलब ये है कि आपका जो सभी कॉम्बिनेशन होगा सब्जेक्ट का, वो कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। इसके लिए फॉर्मेट तैयार किया जाएगा बाकायदा। इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से फ्रेमवर्क बनाया जाएगा कि आप कैसे कैसे सब्जेक्ट को ले सकते हैं। लेकिन आप फ्री रहेंगे, फ्री टू चूज एनी सब्जेक्ट, ओके, फ्री टू चूज एनी सब्जेक्ट व्हेन यू रीच क्लास 9th, ठीक है। तो क्या है कि अब 9th to 12th आप ऐसे पढ़ाई कर सकते हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं। 9th क्लास से आप फॉरेन लैंग्वेज को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। 9th से ही आप फॉरेन लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एडवांटेज रहेगा। अब देखिए, NEP मैंडेटरी जो न्यू स्कूलिंग एज ग्रुप होगा वो 3 to 18 ईयर होगा, ठीक है। 3 साल से 18 साल तक आपका स्कूलिंग होगा। प्रीवियस क्या था? ये 6 to 14 ईयर था, ठीक है। चीज़ों को आप समझ गए होंगे कि जो आपका 5+3+3+4 फॉर्मेट है, कैसे डिवाइड किया गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो एक बार नहीं समझ आएगा तो आप दोबारा देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिए इसका, तो चीज़ें आप समझ जाएंगे। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछेंगे ही, मतलब हर एग्ज़ाम में पूछेंगे। ये सब हर एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में पूछ ही लेंगे। ये सब चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका बोर्ड। बोर्ड में क्या होगा? बोर्ड मतलब कि आपका 10th और 12th की बात करते हैं। लोग ये सोच रहे होंगे कि 10th और 12th हट गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका बोर्ड होगा। बस अंतर ये है कि उसका जो स्टेक है वो कम कर दिया गया है, मतलब जो उसका वैल्यू है, वैल्यू आप कह सकते हैं, जो वैल्यू है उसका कम कर दिया गया है। पहले के कंपैरिजन में इस बार बोर्ड में बहुत चेंजिंग आ जाएगी। जैसे इसमें कई सब्जेक्ट रहेंगे, आपके स्पोर्ट्स सब्जेक्ट भी रहेंगे और कई सब्जेक्ट रहेंगे जिनका वेटेज इक्वल रहेगा। तो इस हिसाब से बोर्ड का मायने कम हो गया, बोर्ड की वैल्यू कम हो गई है, लेकिन बोर्ड आपका रहेगा। इंक्रीज द एप्लीकेशन, कैसे उसका वैल्यू कम हो गया है? इंक्रीज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिकल एंड कंसेप्ट ऑफ टेस्टिंग। इसका मतलब आपके जो सीख रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन पे बढ़ावा देंगे और प्रैक्टिकली बढ़ावा देंगे और आपको टेस्टिंग कराएंगे। इन सब चीज़ों पे जोर ज़्यादा दिया जाएगा। एक चीज़ आपको और बता दें, जो 6th क्लास से ही आपको व्यावसायिक शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल एजुकेशन कह सकते हैं। एक चीज़ और है आपके लिए, टू इम्प्रूव स्कोर इन बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट हैव सेकेंड चांस। स्टूडेंट के लिए सेकेंड चांस मिलेगा अगर वो चाहते हैं कि अपने बोर्ड एग्जाम को इम्प्रूव करें, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करें, तो उनको चांस मिलेगा। चूज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, ये देखिए अभी आपको बता दिए थे। वोकेशनल सब्जेक्ट, स्पोर्ट, आर्ट और इक्वल वेटेज टू
साइंस कॉमर्स सब्जेक्ट, जो वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं आपके, आर्ट हैं, ह्यूमैनिटीज़ हैं और स्पोर्ट हैं, वो सब के इक्वल वेटेज हो जाएंगे। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनके इक्वल वेटेज हो जाएंगे। आप लोग मतलब कि अभी तक क्या होता था कि हम लोग उसको थोड़ा सा कम वेटेज में आंकते थे, तो ऐसा नहीं होगा, उनका इक्वल वेटेज होगा, इक्वल मार्क्स जुड़ेगा, हर चीज़ वहाँ पे आपका इक्वली चलेगा। रिव्यू बाय पीयर एंड स्टूडेंट्स, रिव्यू बाय पीयर्स एंड स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपकी आउटकम आएगी, मतलब कि क्या आप सीख रहे हैं, क्या आप जान रहे हैं, वो स्टूडेंट के थ्रू भी बताया जाएगा और टीचर के थ्रू भी बताया जाएगा। मतलब अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके क्लासमेट भी आपको बताएंगे कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आपके अंदर क्या क्वालिटी है। ये चीज़ें इसमें इंक्लूड किया गया है, जो कि ये बेस्ट है। इससे क्या होगा कि आगे आगे आने वाली चीज़ें जो रहेगा, जो आप करना चाह रहे हैं, वो क्लियर होता रहेगा कि हाँ हमको इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में हमको करियर बनाना है। तो ये चीज़ बेस्ट ऑप्शन है। हायर एजुकेशन की बात करते हैं। आइए, कॉलेज में क्या होगा, इसमें होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एक एनटीए बॉडी है, उसके द्वारा आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ये एक साल में 2 बार होगा, विल बी टेकन ट्वाइस एवरी 2 ईयर। अब इसमें क्या है, ड्रॉबैक है कि जो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी हैं मे बी लेफ्ट टू यूज़ एनटीए। जो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ हैं, हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी एनटीए का यूज़ न लें, वो अपना अलग से एग्ज़ाम कराएं। ये सब चीज़ें हैं। आपको चीज़ बता दें, जो एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये केवल रिकमेंड कर रहा है, ठीक है, ये रिकमेंड कर रहा है, मतलब ये सुझाव दे रहा है आप कि ऐसा करिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जो एजुकेशन है वो आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये है कि एजुकेशन को स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों हैंडल कर सकते हैं। तो जो एजुकेशन है वो स्टेट और गवर्नमेंट दोनों के अंडर में आता है। तो अगर स्टेट चाहे तो इसको इम्प्लीमेंट करे या ना करे, ये एनईपी रिकमेंड कर रहा है, ठीक है, फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको करना ही पड़ेगा। स्टेट फ्री है पूरे एनईपी को ना मानना, स्टेट चाहे तो पूरे एनईपी को ना माने, लेकिन अपने यहाँ की ऐसी स्थिति है, अपने यहाँ का अच्छा कोलैबोरेशन है स्टेट एंड सेंटर से, जो भी सेंटर में पॉलिसीज़ आती है उसको स्टेट इम्प्लीमेंट करते हैं। बाय द वे कभी कभार कुछ चीज़ों को लेकर मतभेद होता है, लेकिन वो मैक्सिमम चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होगा आपका हायर एजुकेशन। आपका एक मैक्सिमम चीज़ें ऐसा होगा कि आपका एनटीए के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम होगा, और अंडर ग्रेजुएट टू 3 to 4 ईयर्स। अब देखिए, ये आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, इसमें क्या है, ध्यान से देखिए इसमें क्या है। अंडर ग्रेजुएशन टू 3 to 4 ईयर, 3 या 4 साल में आपको अंडर ग्रेजुएट की डिग्री मिल जाएगी। कैसे, अब देखिए, अगर आप इसमें आपका मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन है, देखिए विथ, यहाँ से देखिए विथ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि आप फर्स्ट ईयर के बाद भी दूसरे कोर्स में जा सकते हैं, सेकेंड ईयर के बाद दूसरे कोर्स में जा सकते हैं, थर्ड ईयर के बाद दूसरे कोर्स में जा सकते हैं। मतलब आप अगर चाहें तो बीच में किसी कोर्स को छोड़ के दूसरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, एक कोर्स को छोड़ के दूसरे कोर्स में आप जा सकते हैं। और हाँ, जो आपका जैसे मान लीजिए देखते हैं, फर्स्ट ईयर में आप कोई कोर्स कर रहे हैं, मान लीजिए आप बीटेक कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो आप फर्स्ट ईयर करने के बाद आप इसको छोड़ दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम बीकॉम करेंगे, तो आप सेकेंड ईयर में बीकॉम में एडमिशन पा जाएंगे, वहाँ पे आप सेकेंड ईयर में एडमिशन पा जाएंगे, सेकेंड ईयर में एडमिशन आपका बीकॉम में होगा। लेकिन अब फर्स्ट ईयर में आपको बीटेक में सर्टिफिकेट डिग्री मिल जाएगी, मतलब आपका बीटेक के कोर्स में आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है, ठीक है, आपका एक कोर्स हो जाएगा, ये सर्टिफिकेट कोर्स हो जाएगा। अभी तक क्या होता था, आपका अगर कोई छोड़ दिए, लास्ट तक कोर्स कंप्लीट नहीं किए, तो आपका वो कोर्स में कुछ नहीं होता था। इसमें क्या होगा, आपको बीटेक में सर्टिफिकेट डिग्री मिल जाएगी। सेकेंड ईयर में उस कोर्स को छोड़ रहे हैं तो उस कोर्स का डिप्लोमा डिग्री आपको सेकेंड ईयर में दे दी जाएगी। अगर आप थर्ड ईयर में छोड़ रहे हैं तो उस कोर्स का थर्ड ईयर में आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। अगर आप फोर्थ ईयर तक कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आपको बैचलर डिग्री विथ रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी आपको, ठीक है, बैचलर डिग्री विथ रिसर्च। इसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी वाला फंडा अभी आगे देखते हैं क्या है। अगर आप जो एमफिल हट गया है उसके लिए, अब यहाँ पे आप चीज़ों को एक बार फिर समझ लीजिए क्या है। फर्स्ट ईयर कर लिए, सेकेंड ईयर कर लिए, थर्ड ईयर कर लिए, फोर्थ ईयर कर लिए। फोर्थ ईयर तक अगर आप पूरा कर लिए हैं तो डायरेक्ट पीएचडी में आपका एडमिशन होगा, 1 साल के, मतलब आपका फोर्थ ईयर कर लिए हैं तो पीएचडी में एडमिशन होगा। अगर थर्ड ईयर तक किए हुए हैं बैचलर डिग्री, आप थर्ड ईयर तक किए हुए हैं, कोई कोर्स ऐसा किए हैं जो 3 साल में ही बैचलर डिग्री आपको दे दिया है, ग्रेजुएशन आप आ गए हैं, इसके बाद आपको पीएचडी करना होगा तो आपको वो 2 साल का होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि क्या है ये।
ठीक है। यहाँ पे देखिए एमफिल को देख लीजिए, यहीं पे है देखिए, एमफिल क्या है, मिडिल रिसर्च डिग्री है, किसके बीच का, एमए और पीएचडी के बीच का। मास्टर इन फिलोसफी इसको बोलते हैं, तो एमए एंड पीएचडी डिग्री का मिडिल रिसर्च डिग्री था ये, इसको हटा दिया गया है एमफिल को, आप पीएचडी में जा सकते हैं, ये चीज़ है, एमफिल अब हट गया है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा, कोई डाउट होगा इस चीज़ को लेकर, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, आपको डाउट को हम क्लियर कर देंगे। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इसमें क्या है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, एजुकेशन प्लानिंग, डिजिटल इंडिया कैंपेन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, रेगुलेशन थ्रू पब्लिक डिस्क्लोजर। तो जो आपका टेक्नोलॉजी का यूज़ है उसको हम इन सब चीज़ों में करेंगे, ठीक है। अब आप जानते ही होंगे कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम के थ्रू कई इनिशिएटिव, कई ऐप, कई प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जिससे आप ऑनलाइन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, टीचर्स के लिए एंड स्टूडेंट के लिए भी। तो ये सब चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है अभी भी, इसको आप देख सकते हैं। टीचर रिक्रूटमेंट की बात करें अगर, तो जो टीचरों का नियुक्ति होगी कैसे होगी उसके बारे में बात करते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर थ्रू ए ट्रांसपेरेंट रोबस्ट प्रोसेस, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी को हम लेंगे। अब देखिए, रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन मेरिट, मेरिट के बेस्ड होगा, कैसे होगा, जो मेरिट बनेगी कैसे बनेगी, मेरिट के बेस्ड नहीं होगा, मेरिट बनेगी, एक ओवरऑल मेरिट बनेगी, किस बेस्ड बनेगी, उसमें देखिए कई चीज़ें रहेंगी, कैसे, एकेडमिक रहेगा आपका, टीचिंग रहेगा आपका, रिसर्च रहेगा, पब्लिक सर्विस रहेगा, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके आपकी मेरिट बनेगी, तभी आपका चयन होगा टीचिंग में। एकेडमिक, टीचिंग, रिसर्च एंड पब्लिक सर्विसेज। ए क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू विल बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचर हायरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि आपका इंटरव्यू ले सकते हैं या फिर आपको ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे जा डेमो क्लास देना पड़ेगा। ओवरऑल ये समझ लीजिए, आपको डेमो क्लास देना पड़ सकता है, इंटरव्यू देना पड़ सकता है। टीचिंग की जॉब करने के लिए आपको डेमो क्लास एंड इंटरव्यू देना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें हैं। बजट की बात करते हैं। बजट जो है, जो आपका फाइनेंशियल कंडीशन है एजुकेशन को लेके, वो बहुत ही पुअर है, आप ध्यान दीजिए, बहुत ही पुअर है। कैसे, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का टारगेट है 6% ऑफ जीडीपी, जो इनका एक्सपेंडिचर होगा, जो खर्च करेंगे ये जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करेंगे। ये आज कह रहे हैं, आज का मतलब 2020 में कह रहे हैं, और यही बात 6% थी 1968 और 1986 में भी कर चुके हैं। चीज़ों को आप समझ रहे हैं। 1968 में कोठारी कमीशन जब आया था, उसी समय 1968 में और 1986 में दोनों टाइम पे 6% ऑफ जीडीपी था एजुकेशन पे खर्च करने का, लेकिन तब भी ये खर्च नहीं कर पाए, लगभग 3%, 4%, अभी तक 4.43% लगभग में आ पाए हैं, समझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस बार भी, मतलब जो रिक्वायरमेंट खर्चे की, जो रिक्वायरमेंट एक्सपेंडिचर की 1968 में थी, वही रिक्वायरमेंट अब भी है 2020 में। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन तब भी 6% किए हैं। देखिए, अगर ये 6% को सही से यूज कर लिया जाए तब भी शायद कुछ अच्छा चेंज आ जाए। ये डिपेंड करता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे, क्योंकि ये एक पॉलिसी, कोई लॉ नहीं है। गवर्नमेंट को यहाँ ध्यान देना चाहिए था। थोड़ा सा मैं अपना व्यू रख रहा हूँ यहाँ पे एक्सपेंडिचर के मामले में, कि गवर्नमेंट को यहाँ पे पॉलिसी के साथ साथ लॉ भी बनाना है, तब अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट यहाँ पे लॉ बना दे कि 6% यूज़ करना ही करना है आपको अपने जीडीपी का, सभी स्टेट और सेंटर के लिए, तब सही रहेगा, तो शायद इम्प्लीमेंट हो सके। नहीं तो ऐसे तो अब बताइए, आप ही सोचिए, 1968 से आज तक चला रहा है, 6% तो हुआ नहीं कभी किसी स्टेट का। तो यही सब चीज़ें हैं, ये अपने सिस्टम का ड्रॉबैक है। देखिए क्या होता है, आगे आने वाला टाइम हो सकता है अच्छा हो जाए, अच्छी बात है, वो तो समय ही बताएगा। चलिए, लैंग्वेज में अगर बात करें हम, न्यू जो NEP द्वारा कहा गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी द्वारा कहा गया है, वेयर यूर पॉसिबल, जहाँ तक पॉसिबल हो, जहाँ तक संभावित हो, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल एटलीस्ट ग्रेड ऑफ 5 बट प्रिफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड विल बी होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल रीजनल लैंग्वेज। इसका मतलब ये हुआ कि NEP कह रहा है कि ग्रेड 5 तक आप जो आपका टीचिंग का लैंग्वेज होगा, जो स्टडी का लैंग्वेज होगा, वो आप मदर टंग में ही रखिए, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेज में ही रखिए। इससे क्या होगा, बच्चों में अच्छी समझ उत्पन्न होगी और चीज़ों को अच्छे तरीके से कम टाइम में समझ पाएंगे। ये NEP का
कहना था। तो और ये भी NEP ये भी कह रहा है कि हो सके तो आप 8 तक ले जाइए, उसके आगे तक भी ले जाइए, लेकिन 5 तक तो आप करिए ही करिए। ये केवल रिकमेंड कर रहा है, फिर आपको बता दें ये केवल रिकमेंड कर रहा है, ऐसा नहीं कि 5 तक कह रहा है तो मानेंगे ही ना, जरूरी नहीं है, रिकमेंड कर सकते हैं बस NEP किसी चीज़ को। फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल, ये सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के लिए लागू हो सकता है। 3 लैंग्वेज फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है, इसको समझिए, ये एक थोड़ा सा अलग टर्म है 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूला विल कंटिन्यू बट नो लैंग्वेज वुड बी इम्पोज्ड ऑन एनीवन। पहले हम आपको बता दें कि 3 लैंग्वेज फार्मूला में है क्या। इसमें यह है कि 2 लैंग्वेज आपके रीजनल रह सकते हैं और 1 लैंग्वेज आपका फॉरेन रहेगा, ठीक है। 2 लैंग्वेज आपके रीजनल रहेंगे, 1 लैंग्वेज आपका फॉरेन रहेगा, 3 लैंग्वेज है। ये मतलब कि NEP कह रहा है, कंपलसरी कर रहा है कि आप ऐसे करें तो ज़्यादा सही रहे। तो देखिए क्या होता है, कुछ कोई जैसे अभी भी तमिलनाडु इसका अपोज कर रही है, तमिलनाडु इसके अगेंस्ट आ गई है, वो बोल रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे भाई, अपने रीजनल लैंग्वेज को ही वो प्रेफरेंस देंगे। आइए NEP ओनली रिकमेंड, देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, NEP ओनली रिकमेंड, स्टेट फ्री टू इम्प्लीमेंट। स्टेट फ्री है, इम्प्लीमेंट करे या न करे, NEP केवल रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, कब तक ये लागू हो सकता है। गाइडलाइन विल बी प्रिपेयर्ड बाय NCERT विथ वेरियस एजुकेशन बॉडीज फॉर ए ट्रांसफॉर्मेशन इन द असेसमेंट सिस्टम बाय 2022 और 2023, 2022 एंड 2023 एकेडमिक सेशन में भी इस सेशन में स्टार्ट हो जाए। NCERT वर्क कर रहा है, ये कहा गया है। टू इम्प्लीमेंट इंटायर पॉलिसी गवर्नमेंट सेट ए टारगेट 2040 तक इस पॉलिसी को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने का टारगेट कर रही है गवर्नमेंट। अब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी पॉलिसी है ये, कितनी ज़्यादा चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, तो इसलिए इतना टाइम लग सकता है। अगर आपको इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हम अलग से वीडियो ले लेंगे। क्यों कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसमें छूट गई हैं। छूटने का मतलब ये है कि एक वीडियो में कवर नहीं हो पाई हैं, कुछ चीज़ें और भी हैं जो कि इसमें बताना था। जैसे कि मान लीजिए आप जानते हो कि HRD मिनिस्ट्री का नाम चेंज हो गया, अब एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इस समय ये मंत्रालय किसके पास है, उस मिनिस्टर का क्या नाम है। आपको बताना है कि HRD मिनिस्टर कौन है इस समय, या फिर एजुकेशन मिनिस्टर कौन है इस समय, ये आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी जानकारी पा सकें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको जो भी वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी तरीके से वीडियो हम आपके पास लाते रहेंगे। और जो सेमेस्टर एग्जाम या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लेक्चर चल रहा है सिविल ब्रांच से, वो अपना देख सकते हैं। करंट अफेयर चल रहा है, उसको आप लोग देखिए, करंट अफेयर को मिस मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। इसी तरीके से वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ऐसी कोई और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग स्टडी का क्या है कि ये लोगो है, आप देख रहे हैं, ये यूट्यूब लिंक है, ये आपको PDF फॉर्म में जब मिल जाएगा तो आप PDF यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको लिंक खुल जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको PDF सभी सब्जेक्ट के नोट्स दिए जाते हैं, नॉन टेक्निकल दोनों के, और डेली क्विज होता है आपका। टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आप क्विज दे सकते हैं डेली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी बी पॉजिटिव। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बेनिफिट हुआ होगा, आपको जानकारी मिल के। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए 2 क्वेश्चन है, एक क्या है 1968 में कौन से PM थे हमारे देश में, 1968 में PM कौन से थे, और इस टाइम में प्रेजेंट टाइम में HRD मिनिस्टर या फिर एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी बी पॉजिटिव।